हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज से अपनी प्रश्नावली 3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले उसकी परिभाषा ले लेते हैं कि 2 चर यानी जिन समीकरणों में 2 चर हों और उनकी अधिकतम घात 1 हो, यानी रैखिक समीकरण उन्हें बोलते हैं जिनकी घात 1 होती है। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जिन समीकरणों में 2 चर हों और उनकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उन्हें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो नंबर 1 में आता है अपना 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले जिन समीकरणों में 2 चर हों और उनकी अधिकतम घात और उनकी अधिकतम घात 1 हो, उन्हें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो देखो, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जिन समीकरणों में 2 चर हों, यानी जैसे x y z में से x और y, m और n, ठीक है ना, p q, इस तरीका से 2 चर हों और उनकी अधिकतम घात 1 हो, उन्हें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे दे रखा है अपने पास में 2x + y बराबर 1 और ले लेते हैं x - y बराबर 5। तो देखो, इसमें सबसे पहले 2 चर हैं अपने पास में x और y। जैसे x और y, ये तो 2 चर हो गए और उसके बाद में इनकी अधिकतम दोनों की घात कितनी है, 1 घात है, उन्हें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो अब ये अपने पास में परिभाषा हो गई। अब उसके बाद में दूसरे नंबर पे है मानक रूप, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या है? मानक रूप। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो इसमें मानक रूप में सबसे पहले यहाँ पे a1x + b1y + c1 बराबर 0, यहाँ पे a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो ये उस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या है? मानक रूप है। अब इस मानक रूप से हमें क्या ज्ञात करना है? इस मानक रूप से हमें यहाँ पे जो x का जो गुणांक होगा पहले समीकरण में और y का जो गुणांक होगा और अचर पद जो यहाँ पे होगा, उनमें से हमें a1, b1 और c1 का मान ज्ञात करना है। इसी तरीका से दूसरे समीकरण में यहाँ पे x का जो मान होगा, गुणांक होगा, वो a2 का मान होगा, y का जितना भी जो गुणांक होगा वो b2 का मान होगा। इसी तरीका से यहाँ पे सेकंड समीकरण में जो अचर पद होगा वो यहाँ पे C2 का मान ज्ञात होगा।
तो इस तरीका से इससे हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 के मान हमें इस मानक रूप की सहायता से हमें ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला अपना परिभाषा, दूसरी अपनी उसका मानक रूप। अब देखते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को कितनी विधियों से हम हल कर सकते हैं। तो नंबर 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधियां। यहां लिखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधि। तो उसमें नंबर 1 आती है, ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि, जिसका दूसरा नाम है अपने पास में आलेखीय, आलेख भी बोलते हैं उसको, आलेखीय विधि। ठीक है ना, ये तो हो गई अपनी ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। अब उसके बाद में नंबर 2 में चलता है अपना बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ठीक है ना। इस तरीका से यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम दो विधियों से हल कर सकते हैं। नंबर 1 विधि है ग्राफीय विधि और दूसरी विधि है, मतलब नंबर 1 विधि है ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। उसके बाद में दूसरी विधि अपनी बीजगणितीय विधि। अब इन दोनों विधियों से हमें इन दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को क्या करना है? हल करना है। अब सुनो, मान के चलो हमने ये जो ग्राफीय विधि है ना, आलेखीय विधि, इस विधि में हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे। और जो ये बीजगणितीय विधि है इसमें अंदर जाकर 3 विधियां और चलती हैं, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसमें जैसे यूँ कह देना ग्रामीण भाषा में, इसको मान चलो ये दोनों भाई हैं, ये दोनों क्या हैं? भाई। इसकी कोई संतान नहीं है, स्वयं है, अकेला है इसी विधि से। और इसकी मान चलो ये दूसरा जो भाई है इसकी 3 संतानें हो गई। अब उन 3 संतानों के आधार से उन तीनों संतानों के नाम से ही तो इसको जानेंगे बीजगणितीय विधि को। तो इसमें से हमें ये तीनों जो है बीजगणितीय विधि की, उनको लिख देता हूं। तो नंबर 1 आता है इसमें प्रतिस्थापन विधि। चलो यहां पे लिख देते। इसमें से नंबर A आता है उसमें प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। और नंबर B चलता है उसमें विलोपन विधि, ठीक है ना। और नंबर C चलता है उसमें, नंबर C में चलता है वज्र गुणन विधि। क्या चलता है? वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। तो इन 3 विधियों से इस बीजगणितीय विधि को हल करते हैं। बीजगणितीय विधि को इन 3 विधियों से हल करते हैं। नंबर 1 है प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 है विलोपन विधि, नंबर 3 है वज्र गुणन विधि। तो इस तरीका से अपना जो स्टार्टिंग का है, अब इसमें से एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसको हम प्रकृति और हल के बारे में और ज्ञात बताएंगे। एक बार और देख सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिन समीकरणों में 2 चर हो और उनकी अधिकतम घात 1 हो, और उनकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, उन्हें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ये हमने उसके एक उदाहरण दे दिया है। अब है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ये यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनसे हमें a, b, c के मान ज्ञात करते हैं। और ये है यहाँ 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधियां। नंबर 1 विधि है उसकी ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, और नंबर 2 है उसकी बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधियों को 3 नाम से जानते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणन विधि से, ठीक है ना। अब हमें इसकी प्रकृति और निकालने के लिए जो हल होंगे वो 3 प्रकार की प्रकृति से हल होते हैं, उनकी 3 प्रकृतियां बनती हैं। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। तो नंबर 4 में चलते हैं अब हम।
नंबर 4 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रकृति एवं हल। ठीक है ना। तो इसमें 3 प्रकार के हल होते हैं और 3 प्रकार के उसके स्वभाव यानी प्रकृति होती है। तो नंबर 1 चलता है अपने पास में, ध्यान रखना कि A1 बटे A2 बराबर V1 बटे V2 बराबर C1 बटे C2। यदि ये तीनों पक्ष बराबर आ जाएं, यदि ये तीनों पक्ष बराबर आ जाएं, तो यहाँ पे जो मैं प्रकृति और हल लिख रहा हूं वो है कि इसमें अनंत हल। ठीक है ना। और इसको जैसे बोलता है वो संगत है का संगत है, तो इसको बोलते हैं हम संगत। पूछता है पेपर में कि ज्ञात कीजिए इसका हल जो संगत है या असंगत है, तो उसमें कैसा हल आएगा, उसका संगत हल आएगा। और रेखाएं संपाती, संपाती का अर्थ होता है कि 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो उनसे बनने वाली रेखाएं मिलकर एक ही रेखा प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, संपाती। तो अगर इस स्थिति में अगर आ जाए कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 आपस में तीनों बराबर हैं, तो अनंत हल आते हैं। उसके बाद में संगत होता है और रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती। जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो उस ग्राफ में इस तरीका से जैसे हम ग्राफ बनाते हैं यूं, तो इसमें 2 समीकरण आएंगे अपने। पहले समीकरण में 2 या 3 जो हम मान निकालेंगे, वो 2-3 मान से ये रेखा बन गई। ठीक है ना, ये रेखा बन गई दोनों तीनों मानों से। उसके बाद में दूसरे समीकरण के भी जो मान निकालेंगे वो इसी रेखा पर आ जाएंगे। ठीक है ना, इसी रेखा पर आ जाएंगे। तो यानी कि 2 समीकरणों के मान जब एक रेखा पर स्थित हो जाते हैं, उन्हें संपाती रेखा, यानी 2 रेखाओं की जगह पे एक रेखा बनेगी। मतलब ग्राफ में 2 रेखाएं, जब 2 समीकरण है तो 2 रेखा बनेंगे। अब 2 रेखाओं की जगह पे दोनों की एक ही रेखा बन जाए, तो उन्हें हम संपाती रेखाएं कहते हैं। हाँ, तो जब 2 समीकरणों से, जब दोनों समीकरणों के मानों से एक ही रेखा बनती है, वैसे तो अलग अलग 2 रेखाएं बनती हैं, पर इन दोनों समीकरणों से एक रेखा बनेगी, तो उन्हें हम संपाती रेखाएं कहते हैं। अब आता है अगला इसका, अब अगले में आता है, उसमें हमारा सेकंड नंबर में आता है कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है। अब क्या नहीं है, B1 बटे B2। अगर इस स्थिति में आता है तो यहां पे लिखते हैं हम अद्वितीय, अद्वितीय हल। अद्वितीय को मतलब ऐसा जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय, ऐसी मीनार, ऐसा मकान, ऐसा भवन, अर्थात ऐसी कोई वस्तु जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे हम अद्वितीय कहते हैं। तो अद्वितीय हल का मतलब है कि इसमें केवल एक हल निकलेगा, और वो एक हल जिसके समान कोई दूसरा हल नहीं होगा, उसे अद्वितीय हल कहते हैं। तो इसमें भी जब हल निकल रहा है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे फिर, संगत। और यहाँ पे अद्वितीय हल, संगत, और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, एक दूसरे को काटेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि ग्राफ में जब 2 समीकरण होते हैं, तो अगर बनने वाली जो रेखाएं होती हैं वो 2 होती है। अब 2 रेखाएं इस तरीका से ग्राफ हमने बना दिया, एक रेखा इधर जाएगी, एक रेखा इधर आएगी, तो ये प्रतिच्छेद कर गई एक बिंदु पर। एक बिंदु पर क्या कर गई, प्रतिच्छेद। ठीक है ना। तो इसमें अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब ये बिंदु ऐसा है, ये दोबारा इस रेखाएं इस दोबारा कोई बिंदु प्राप्त नहीं कर सकती, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये हल जो है ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है यानी कि संगत है, और रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये उसका दूसरे नंबर की प्रकृति थी। अब आती है अपने पास में तीसरे नंबर की प्रकृति, नंबर 3 में, कि
A1 बटे A2 बराबर V1 बटे V2 और नॉट इक्वल टू है अपने पास में C1 बटे C2। ठीक है ना, यानी कि ये दोनों पक्ष बराबर हो लेकिन C1 बटे C2 पक्ष बराबर नहीं हो, तो इसमें आता है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। और यहाँ पे जब हल नहीं है तो उसमें मान आता है, क्या आता है, असंगत, और रेखाएं समांतर चली जाएंगी। रेखाएं कैसे होंगी, समांतर। फिर दोबारा बना देता हूं ग्राफ कि इस तरीका से ग्राफ में एक रेखा इधर जाएगी तो एक रेखा उसकी जो समांतर चली जाएगी। ठीक है ना, जब एक दूसरे को ये रेखाएं काटेंगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं है मतलब हल प्राप्त नहीं होगा तो मतलब जो हल पूछेगा संगत है असंगत है, तो उसमें क्या बताना है आपको, असंगत बताना है। और जब ये पूछे ग्राफ पे कैसे समीकरण बनेंगे, कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी इन दोनों समीकरणों से, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर चली जाएंगी। ठीक है ना, तो इस तरीका से अपने इसमें 3 प्रकार के हल थे। अब यहां से पीछे अब हमें प्रश्नावली स्टार्ट करनी है, तो एक बार इनको भी नोट कर सकते हैं, और ये बहुत बार आएंगे, ये ध्यान रखना है। ये जो है अपने पास में इनको बिल्कुल याद करना जरूरी है, क्योंकि जब कभी भी सवाल पूछेगा तो स्टार्टिंग में ये पूछेगा कि इसमें ये बताओ कि इसमें ये इसका हल संगत है या असंगत, तो उसका जवाब देना है। या रेखाएं समपाती हैं या प्रतिच्छेद हैं या समांतर जाएंगी, या इस समीकरण में कितने हल हैं, जैसे अनंत हल है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है। तो ठीक है ना, एक बार ये याद होने जरूरी है, तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब अपनी प्रश्नावली चलती है। 3.1 का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है ना, ये कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को हमें, यानी कि इस स्थिति में हमें आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो अब अपने पास में 2 कैंडिडेट है इस जगह पे। एक तो है पिता, आफताब पुत्री से जब कह रहा है तो आफताब पिता ही है इसमें, तो मैं नाम ना लिख के पिता लिख देता हूं। ये उसका पिता है और ये उसकी क्या है, पुत्री है। ठीक है ना, यहां पर मैंने ले ली वर्तमान आयु, यहां पे क्या ले ली मैंने, चलो यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मैंने ले ली वर्तमान। ठीक है ना, यहां पे ले ली 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, और यहां पे ले ली 3 वर्ष बाद। ये 3 वर्ष बाद। पहले मैं थोड़ा सा ग्राफिंग के आधार पर सवाल को समझा रहा हूं। पिता की जो हमें वर्तमान आयु मानी है वो x वर्ष मान ली, और पुत्री की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, y वर्ष मान ली। पिता की जो वर्तमान आयु है वो हमने x वर्ष मानी है, और पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो हमने क्या मानी है, y वर्ष मानी है। मतलब आज की है, ये कब की है, वर्तमान, मतलब आज। अब ध्यान रखना, तुम्हें भी अपने आधार से इसकी आयु का गणना करनी है कि आज आपकी आयु, आपसे कह रहा हूं मैं, आज आपकी वर्तमान जो आयु है, जैसे इनकी मैंने दोनों की आयु मानी है, उसी तरीका से आप अपनी आयु पे कंफर्म करना कि आज हमने मान चलो वर्तमान आयु x मानी है, तो 7 वर्ष पूर्व x से ज्यादा होगी या x से कम होगी। तो जैसे आज मेरी आयु आज जितनी है उससे 7 वर्ष पहले कम ही तो होगी ना, कि ज्यादा होगी, आज से 7 वर्ष पहले। तो यानी कि आज मेरी, आज मतलब
पिता की वर्तमान आयु x है, तो आज से 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x माइनस 7। तो आज की में से 7 घटा दें हम, आज की आयु में से कितनी आयु घटा दें? 7। वो 7 वर्ष पहले की आ जाएगी। ऐसे ही पुत्री की, आज जितनी भी पुत्री की आयु है वो y है, और आज से जो पूछ रहा है 7 वर्ष पहले, तो ये y माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कई जगह पे आएगा ये आगे इस प्रश्नावली में, तो ध्यान रखना है बिल्कुल। चलो, तो ये वर्तमान आयु एक्स वाई हो गई, 7 वर्ष पूर्व एक्स माइनस 7 हो गई, और पुत्री की y माइनस 7 हो गई। अब कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद, आज किसी की आयु अगर 15 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद उसमें 3 और जुड़ जाएंगे। तो आज की आयु कितनी मानी हमने पिता की? x, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। ऐसे पुत्री की भी कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। तो ये कह रहा है अपने पास में, ज्यादा इतना कठिन सवाल नहीं है, ये सिर्फ सोचने समझने की बात है कि आज जो हमने आयु मानी है उससे पहले हमेशा कम होती है और उसके बाद की हमेशा अधिक होती है। ठीक है ना, तो ग्राफिक को समझ गए। अब ये कह रहा है, हाँ अब इसी में बताता हूं कि ये पिता कह रहा था 7 वर्ष पूर्व, पिता कह रहा था 7 वर्ष पूर्व कि मेरी आयु यानी आफताब की आयु अपने पुत्री की आयु से 7 गुनी है। ये अगर ये दोनों हमें, जैसे ये x माइनस 7 है, ये y माइनस 7 है, ये पिता है और ये उसकी पुत्री है, ये पिता है, ये उसकी पुत्री है। ये कह रहा है कि पिता कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं पुत्री से 7 गुनी आयु का था। कैसे? मतलब इसकी मान के चलो, कल्पना करते हैं इसकी आयु मान के चलो 3 वर्ष है, तो इसकी आयु होगी 21 वर्ष, यानी कि इससे 7 गुनी। अब हम जो कहते हैं कि यह जगह पे हम बराबर लगा दें इस जगह पे, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है ना। तो हम बराबर कब होंगी? मतलब यहाँ की 7 गुनी है तो इसमें 7 गुणा कर दो, इसमें क्या कर दो? 7 का गुणा कर दो, 7 या 21 और ये 21, आपस में दोनों की आयु क्या हो गई? बराबर हो गई। तो अब कहने का मतलब है कि ये पिता कह रहा है अपनी पुत्री से, मैं 7 वर्ष पहले पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री की में 7 का गुणा कर दो, दोनों की आयु कैसी हो जाएगी? बराबर। अगर ये काम नहीं करते हैं तो पिता की में 7 का भाग दे दो, पुत्री के बराबर हो जाएगा। आगे समझ में? तो इस तरीका से ये तो चलो इस पुत्री की में कितने का गुणा कर दिया हमने? 7 का गुणा कर दिया, तो एक समीकरण ये बन गया। अब आ जाते हैं हम बाद वाली आयु पे। तो ये पिता की आयु है 3 वर्ष बाद और ये पुत्री की आयु है 3 वर्ष बाद, है ना दोनों आयु। तो ये कह रहा है, पिता कह रहा है पुत्री से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, तो इसमें 3 का गुणा कर दो, दोनों आयु कैसे हो गई? बराबर हो गई। तो कोई दिक्कत? दोनों, ये पहला समीकरण बनेगा, ये दूसरा बनेगा, और फिर उसके आधार से हम सवाल हल करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत टाइम लगा दिया पहले सवाल में समझाने का। तो 3.1 प्रश्नावली डालो, ठीक है ना। और 3.1 प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब पहला ये कह रहा है, माना, चलो आफताब लिख लें, आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर क्या है? x वर्ष। यहां पे लिखेंगे पुत्री, ठीक है, की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है ना, दोनों चीज मान लें हमने, पिता की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष। अब यहां पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार,
ठीक है ना। प्रश्नानुसार में पहले कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो यहां पे लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु 7 गुनी, ठीक है ना, थोड़ी सी हिंदी जिससे हमारा समीकरण आसानी से बन जाए। ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो इसकी 7 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो x माइनस 7, इसकी निकालेंगे तो y माइनस 7, ठीक है ना। ये पिता है, ये पुत्री है, और कह रहा है 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु 7 गुनी, मतलब ये पिता की आयु या पुत्री की आयु की 7 गुनी। तो हमें इसमें 7 का क्या करना है, गुणा, आपस में दोनों आयु कैसी हो जाएंगी, बराबर। अब आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाएंगे, x माइनस 7 बराबर 7y, इसका गुणा ऐसे करेंगे 7y माइनस 7 49, और आगे x ये है अपने पास में, इसको लाओ, ठीक है ना, इसको ले आओ, और हमें अब ये ग्राफी विधि से हल करना है। तो हमें x रख लिया यहाँ पे बराबर 7y, तो पहले से ही है, माइनस 49 पहले से ही है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस के कितने हो गए 7, तो आगे x बराबर 7y माइनस के 42, 49 में 7 के 42, समीकरण हो गया 1, ठीक है ना। समीकरण अपने पास में 1 हो गया। अब उसके बाद में दूसरा समीकरण लेते हैं कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3 गुनी, तो इसकी 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगी, इसकी 3 वर्ष बाद y प्लस 3 हो जाएगी, और ये कह रहा है पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो इसमें 3 का क्या कर देते हैं, गुणा, आपस में दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर। अब अपने पास में यहाँ पे x प्लस 3 बराबर, इसका गुणा ऐसे करेंगे 3y प्लस के कितना हो गया 9, यहाँ पे कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी। अब हमें ग्राफ के द्वारा हल करना है, तो अगले पक्ष में केवल एक चर राशि रखते हैं, तो हम यहाँ पे x चर राशि रख ली, बराबर 3y प्लस 9, ये 3 उधर जाएंगे तो माइनस के 3, और यहाँ पे आगे x बराबर 3y प्लस 6, और ये हो गया समीकरण कितना, 2 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीका से अपने पास में दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। अब हमें इनकी सहायता से ग्राफ हल करना है, यानी जो 9th क्लास में हमने प्रश्नावली में भी पढ़ा है, ग्राफ बनाए थे, बहुत सारे बनाए थे, ठीक है ना। तो अब हमें ग्राफ के लिए इन दोनों समीकरणों को पुनः लेना है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इस जगह पे लिख देता हूं आलेखीय विधि से, आलेखीय विधि से या ग्राफीय विधि से, ठीक है ना, आलेखीय विधि से। तो सबसे पहला था अपने पास में x बराबर 7y माइनस 42, और दूसरा था अपने पास में x बराबर 3y प्लस 6। यहाँ पे इसके हमें बॉक्स बनाने हैं, बॉक्स में 2 मान बहुत है, अधिक से अधिक 2 मानों से अपना ग्राफ बन जाता है, और ज्यादा मान निकालना चाहते तो ज्यादा मान भी निकाल सकते। वैसे केवल 2 मान बहुत है, ठीक है ना। तो वैसे तो इसमें दिख नहीं रहा है, चलो एक बार यहाँ तक नोट कर सकते हैं, यहाँ तक नोट कर लो, फिर इन दोनों ग्राफों को ऊपर ले लूँगा, दोनों समीकरणों को, ठीक है ना। तो एक बार नोट करो। चलो तो आगे देखते हैं। हमें यहाँ पे ये सवाल आलेखीय विधि से यानी ग्राफीय विधि से हल करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आलेखीय
आलेखीय विधि से। तो अपना जो फर्स्ट समीकरण था वो है, उसमें x माइनस 7y x बराबर 7y माइनस कितना 42, और दूसरा था अपना x बराबर 3y प्लस के 6। ठीक है ना। अब इनको हटा देता हूं नीचे से। तो देखो यहां पे बॉक्स बनाना है हमें, केवल 2 या 3 मान ही बहुत है। वैसे मैं तो हमेशा 2 मानों से ही ग्राफ बनवाता हूं। ऐसे इसके ले लेते हैं यहाँ पे 2। अब देखो कि खूब बड़ी संख्या ले सकते हैं अंदाज से, कि इस जगह पे जैसे मैंने मान के चलो 7 रख लिया, 7 7 7 49 में से 42 घटाएंगे जब 7 ही बचे। यहां पे मान के चलो 8 रख लिया, 8 7 56, 8 7 56, 56 में से 42 गए जब, 56 में से 42 गए जब कितने बचे 14 बचे। ठीक है ना। ये हमने मान रख ली। कोई भी 2 मान रख सकते हैं, 2 या 3। ऐसे इधर आ जाओ। y का मान के चलो हाईएस्ट कितने भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, कि इस जगह पे हम 5 ले ले मान के चलो। तो 5 या 15, 15 और 6 21। ठीक है ना। और छोटे कर सकते हैं। y का मान यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 6 12 हो गए। अब यहाँ पे y का मान 3 ले सकते हैं। 3 तिया 9 और 6 15। तो इस तरीका से हमने केवल अपने जो बॉक्स है उनमें केवल 2 मान निकालने। अब इन दोनों मानों की सहायता से हमें अब ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है हमें? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें अक्ष खींचने, अपने मान अधिकतर ये प्लस वाले खाने में आएंगे। किस वाले खाने में आएंगे? प्लस वाले में। तो इस तरीका से हमें ग्राफ बनाना है। प्लस वाले खाने को हमें क्या करना है? बड़ा करना है। ठीक है ना। यहाँ पे हमें x और यहाँ पे क्या है? x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे लिखना है y डैश। सबसे पहले ये अपना मूल बिंदु है जिसपे 0,0 आता है। ठीक है ना। तो इसमें हाईएस्ट लेना चाहे तो 2 ले सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा, इस तरीका से यहाँ पे खाने जो आएंगे उन पर हमें बिंदु अंकित करने। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे -2 -4, यहाँ पे -2 -4, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14। हमने 2 के अंक मान लिए हर खाने में। अब मान चलते हैं हम। x का मान 7। तो देखो x का मान होता है 2 4 6 और 7 है, तो इसके बीच में आएगा इसके में, और x 7 ही चलना है। तो इस जगह से आएगा यूं, और इस तरीका से यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो बिंदु है अपना, इस बिंदु पर हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। वो इधर से भी 7 पे है और इधर से भी 7 पे है। ठीक है ना। इस तरीका से यहाँ पे आएगा। तो एक बिंदु प्राप्त हो गया अपना। ठीक है ना। अब देखना x का मान 14, तो 14 यहाँ पे है, और y का मान कितना है? 8। तो 14 के ऊपर चलेंगे बिल्कुल सीधे।
14 के ऊपर बिल्कुल सीधे चलेंगे और यहाँ पे 8 के बिल्कुल सीधे आएंगे इस तरीका से, ठीक है ना। तो इस जगह पे हमने पॉइंट लगा दिया, कहाँ पे, 8 पे और 14 पे, ठीक है ना। शायद यहाँ मान सकते हैं। तो अपने हिसाब से ये तो इस तरीका से ये दो रेखाएं आएंगी, यूं चली जाएंगी। इनको हम यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 7,7 और यहाँ पे 14, कितना है 8, ठीक है ना। ये कंप्लीट है। इसका नाम लिख देते हैं x बराबर 7y माइनस के कितने का है, 42 का है ये ग्राफ समीकरण का। अब देखते हैं यहाँ x का मान 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 पे कितना है 2, तो यहाँ पे बिंदु लगा देते हैं और ये 2 की सीध में इस तरीका से जाएगा। इस जगह पे आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में x का मान कितना है 15, 15 यहाँ है और 15 पे कितना है 3, तो लगभग इस जगह पर रहेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों बिंदुओं को और मिला देंगे। यहाँ पे आ गया अपना कौन सा, CD। यहाँ पे है 12, कितना है 2 और 15, कितना है 3 और इसका ग्राफ लिख देंगे अपने पास में कितना है x बराबर 3y प्लस 6, ठीक है ना। वैसे तो ये बड़ी संख्या में जाकर मिलेंगे तभी जाके उनकी आयु का पता पड़ेगा कि आयु कितनी आएगी उनकी, फिर वो तो बाद का काम है। चलो अब इसमें जो भी कुछ है यहाँ पे पैमाना लिख देंगे, माना, पैमाना, एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई, क्योंकि 2 इकाई ली है हमने, हर खाने में 2 अंक लिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से अपना ये ग्राफ बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी अपनी भाषा दे रखी है उस भाषा से हमें सबसे पहले समीकरण बनाने और समीकरण बनाने के बाद में हमें आलेखी विधि से सवाल में बॉक्स निकालने। आलेखी विधि से हल करेंगे तो ये बॉक्स निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 2 मान हो सकते हैं, 3 मान हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि 2 मान, 3 मान, 4 मान जितने भी लें, पर वो तो उनसे ग्राफ बनाना हमें। तो ग्राफ बनाने के लिए अक्ष खींचते हैं जिसमें x अक्ष और y अक्ष होते हैं, और ये सबसे पहले हमने 9th क्लास में भी सिखा दिया था, ठीक है ना। तो आज कल हमें अगला इसका क्वेश्चन लेना है, अगला क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ग्राफ पेपर में कम से कम 6 नंबर का आएगा। अब इस जगह पे क्वेश्चन बदल सकता है, क्वेश्चन बदल सकता है इस जगह पे। ये नहीं है कि मैंने ये बता दिया साहब यही आएगा पेपर में, इस जगह पे भाषा वाला क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। भाषा वाले क्वेश्चन में बहुत आएंगे, 3.6 प्रश्नावली है इसमें, बहुत लंबी प्रश्नावली है इसमें, भाषा वाले तमाम प्रश्न आएंगे, सभी तरह के आएंगे, पिता पुत्री के, भिन्नों वाले सवाल, 2 अंकों की संख्या वाले सवाल, बहुत सारे सवाल आएंगे। तो ठीक है ना, आज इतना ही बहुत है, तो कल से फिर पुनः स्टार्ट करेंगे।